बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने कहा था कि कोई भी फ्लूइड है जो कि एक ऐसे पाइप में से गुजर रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करता है। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, ये जिस तरह से फिगर 6.2 आपको नजर आ रही है, एक एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने A1 ले लिया था, दूसरे क्रॉस सेक्शनल का दूसरी तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने दूसरे एंड का वो A2 ले लिया था। और कुछ कैलकुलेशंस की थी हम लोगों ने कि A1 से जितना फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका मास जो है आफ्टर सम कैलकुलेशन वो हमारे पास इतना आ गया था, और A2 एंड जो है उसमें से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उस फ्लूइड का मास जो है ना वो हमारे पास कुछ इतना आ गया था। डेल्टा M इज इक्वल टू रो टू A2 V2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फिर हम लोगों ने यही कहा था क्योंकि फ्लूइड जो है वो तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये अज्यूम किया था, तो जितना फ्लूइड पाइप में एंटर होगा उतना ही फ्लूइड दूसरी तरफ से जो है ना वो बाहर भी निकल रहा होता है, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सारी बात ये करने का मकसद है कि पाइप के अंदर फ्लूइड जो है वो दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा। तो जितना फ्लूइड इस पाइप में एंटर हो रहा है उतना ही फ्लूइड दूसरी तरफ से बाहर भी जो है ना वो निकलता है। तो हम लोगों ने दोनों मैसेज को जो है ना, एंटर होने वाला मैस और बाहर फ्लो करने वाला मैस जो है, दोनों को इक्वल कर लिया था। डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। दोनों को अगर इक्वल रखें तो फिर ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल आ जाती है। रो 1 A1 V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। दोनों तरफ एक साइड इक्वल रख के फिर डेल्टा T दोनों साइड्स पे अपीयर हो रहा है, तो डेल्टा T's जो है ना वो आपस में कट गए थे। जस्ट लाइक अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा, मार्कर लिख नहीं रहा, माउस से मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ना लिखाई इसी तरह की ही होगी। रो 1 A1 V1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम डेल्टा T इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास फिर ये डेल्टा M2 को अगर मैं लिखूं तो वो बन जाएगा रो 2 A2 V2 इंटू डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा T का फैक्टर दोनों तरफ अपीयर हो रखा है। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं डेल्टा T से तो डेल्टा T दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद वाला जो स्टेप है वो बन जाएगा रो 1 A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। अब क्योंकि दोनों तरफ से जो वाटर जो है, जो कुछ भी है, पानी एंटर हो रहा है या कुछ और चीज, वो जो चीज पाइप में एंटर होगी दूसरी तरफ से वही चीज जो है वो बाहर निकल रही होगी। अगर चीज सेम है तो डेंसिटी भी सेम हो जाएंगी। ठीक है, डेंसिटीज को भी हम लोगों ने सेम कर लेना है। रो 1 इज इक्वल टू रो 2। अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो फिर इसको हम लोग सिर्फ रो डेंसिटी के इक्वल कर देते हैं। अगर दोनों डेंसिटी से इक्वल हो जाए तो फिर ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 इंटू V2। लास्ट हम लोगों ने ये वाली दोनों इक्वेशंस निकाली थी, फिर दोनों इक्वेशंस को हम लोग जो है ना वो दोनों वैल्यूज को इक्वल कर रखे हैं। इक्वल करने के बाद डेल्टा टीज आपस में डिवाइड करने से खत्म हुए। अब रो का फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ से अगर मैं रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, दोनों जगहों पे रो लिख रखा हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को भी अगर मजीद हम लोग डिवाइड कर दें रो से, डिवाइडेड बाय रो, तो रो दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की फाइनल फॉर्म थी वो थी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये वाली चीज जो है ना वो, चले यहाँ तक तो बात होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फिर जो है ना उसने वर्डिंग में बयान किया। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो एरिया और दूसरा
स्पीड है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि अगर पाइप का एरिया जो है ना वो स्मॉल हो तो चीज जो है वो तेजी के साथ मूव करती है उसमें, और अगर पाइप का एरिया बिगर होगा, पाइप खुला होगा, तो उस पाइप में स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है। यही वाली चीज यहाँ पे भी कुछ रिलेट की गई है कि दोनों चीजों की प्रोडक्ट जो है ना एरिया की और वेलोसिटी की, ये कांस्टेंट रहती है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज ए कांस्टेंट। दोनों को जब एरिया को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड आर सिंपली फ्लो रेट। और इसका जो ये जो कांस्टेंट है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट इक्वल आ जाता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड का मतलब कि देखें एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है ना, तो हम लोगों ने पहले भी कोई चेंजिंग की थी। एरिया को जब वेलोसिटी से ज़रब दें तो क्या चीज़ बनती है? एरिया। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बटा टाइम। सब जानते हैं कि जब एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, और टाइम ऑलरेडी नीचे मौजूद है। तो ये चीज़ उसने लिखी हुई है कि इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, अब इसका अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास हो जाता है मीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट सेकंड। सो मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हम लोग ये देखें कि फ्लोवर जो फ्लो कर रखा है उसका यूनिट हमने क्या लिखना है, तो उसका यूनिट आ जाएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। सो मच अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम लोग ये वाला रिजल्ट ना नेक्स्ट जो है आर्टिकल में यूज करेंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बर्नौलीज इक्वेशन को देखते हैं। 6.5 आर्टिकल है हमारी टेक्स्ट बुक का। बर्नौलीज इक्वेशन ये काफी जो है ना कह लें कि लेंथी चीज है। डेरिवेशन इसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हम लोग जो है ना मजीद केयरफुली इसको जो है ना वो लिसन करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन ओके। जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव किया था ना, तो सिर्फ हम लोगों ने पाइप के क्रॉस सेक्शनल्स को देखा था, हमने हाइट को इंक्लूड नहीं किया था। पाइप बेशक सेम हाइट पे, दोनों एंड्स पाइप के सेम हाइट पे हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने कहा था कि एरियाज डिफरेंट हैं। एंड वन का एरिया कुछ और है, एंड टू का एरिया कुछ और है, तो ये वाली इक्वेशन निकाली थी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ना हम लोग हाइट जो है वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। जो पाइप के डिफरेंट एंड्स हैं उनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो हैं वो तो डिफरेंट हैं ही। ये एंड वन हो गया हमारे पास, और ये एंड टू हो गया। एंड वन का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना उसको हम लोग A1 का नाम दे लेते हैं। एंड टू का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम लोग A2 का नाम दे लेते हैं। एंड वन जो है वो ज्यादा हाइट पे है, एंड टू जो है वो कम हाइट पे है। सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आपके पास भी टेक्स्ट बुक मौजूद है। एंड वन में इस तरफ से फ्लूइड जो है वो इसके अंदर जो है ना वो फ्लो हो रहा है, और एंड टू से बाहर की तरफ फ्लूइड जो है वो मूव करेगा। सही है, ये सारी चीजें हम नोट करेंगे। एंड वन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, एंड टू का क्रॉस सेक्शनल एरिया को A2 का नाम दे दिया। फिर अब सबको पता है कि जब फ्लूइड पीछे से अंदर की तरफ एंटर होगा ना, पाइप में एंटर होने की कोशिश करेगा, तो पाइप में पहले से मौजूद फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर को उसने P1 लिखा हुआ है, जो फोर्स एंड वन पे लगेगी उसको हम लोग F1 कह लेंगे। ये सारी चीजें लगने से जो फ्लूइड पहले से मौजूद है वो इनसाइड मूव करेगा, ठीक है। हमने कहा कि जब बाहर से पानी एंटर हुआ तो पहले से मौजूद फ्लूइड ने इतना डिस्टेंस जो है ना वो मूव किया, डेल्टा x1 इनसाइड मूव हुआ। किस वेलोसिटी से? V1 से। और मैस को हम लोगों ने डेल्टा m का नाम दे लिया जी। इतना पानी जो है ना किसी टाइम एंटर हुआ, जितना पानी एंटर होगा उतना ही पानी दूसरे एंड से, ये डेल्टा m उसने कहा कि बाहर भी फ्लो हो रहा है। दूसरे एंड की हाइट को हमने h2 बोला हुआ है, वेलोसिटी को V2, एरिया को A2, और जो डिस्टेंस फ्लूइड मूव करेगा उसको हम लोगों ने डेल्टा x2 का नाम दिया है। अब जब यहाँ से पानी या फ्लूइड जो भी है वो चीज बाहर निकलेगी, तो बाहर से मौजूद जो फ्लूइड है वो इनसाइड भी जो है ना वो एक प्रेशर लगा रखा होता है। इस साइड के प्रेशर को हम लोगों ने P2 का नाम दे दिया, इस साइड पे जो प्रेशर है इसको P1 का नाम दे दिया। अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। थोड़ी सी थ्योरी इसमें लिखा हुआ है कि एज द फ्लूइड मूव्स, हाँ हम लोगों ने यहाँ पे जो है ना देखें दो चीजें कंसिडर करनी है। As the fluid moves
थ्रू ए पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ हाइट भी अब जो है ना वो चेंज होगी। डिफरेंट हाइट्स पे हम लोगों ने दोनों एंड्स लिए हुए हैं। द प्रेशर विल चेंज अलोंग द पाइप, तो जब हाइट डिफरेंट होगी तो उस वक्त प्रेशर जो है ना वो चेंज होगा। प्रेशर का जो है ना वो लिंक होता है हाइट के साथ। तो अगर पाइप के दोनों एंड डिफरेंट हाइट्स पे होंगे तो दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंट होगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज द फंड, हाँ ये देखें बर्नौलीज इक्वेशन है क्या। बर्नौलीज इक्वेशन इज द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स दैट रिलेट्स प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड द हाइट। बर्नौलीज इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ये फ्लूइड की फंडामेंटल इक्वेशन विच रिलेट्स द प्रेशर। बर्नौलीज इक्वेशन में हम प्रेशर को रिलेट करते हैं स्पीड और हाइट के साथ। तीन चीजों का आपस में लिंक है, प्रेशर का, स्पीड का और हाइट का। ये आपस में रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में हम लोग तीन चीजों का जो है ना वो रिलेशन निकालेंगे, प्रेशर का, स्पीड और हाइट के साथ क्या लिंक है। इन डेराइविंग बर्नौलीज इक्वेशन वी अज्यूम दैट, हाँ वो जो तीन assumptions पहले हम लोगों ने की थी ना वो यहाँ पे आ रखा था। पहले हमने कहा था कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट है, नॉन विस्कस विस्कोसिटी 0 है, और फ्लो जो है ना वो स्टेडी स्टेट मैनर में है। अब जी हम लोग जो है इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। फिगर ये वाली हम कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशंस। एक आप लोग वही लिख लोगे जी, ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स में, जो कि प्रेशर को स्पीड और हाइट से रिलेट करती है। फर्ज करें, कंसीडर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। हमारे पास जो एक पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है, जिस तरह से कि वो फिगर में दिखाया गया था। अब फर्ज करते हैं कि ड्यूरिंग टाइम टी के दौरान में अपर एंड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ये जो अपर एंड है। अब पीछे से जो फ्लूइड है मैंने कहा था कि वो एक फोर्स लगा रखा है। जब फ्लूइड फोर्स लगाएगा तो अंदर पहले से मौजूद फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर एक्ट करेगा। हम लोगों ने प्रेशर की इक्वेशन जो है ना वो पढ़ी हुई है, एज द प्रेशर इज डिफाइंड एज। सबको याद है कि प्रेशर जो है वो अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड करें तो प्रेशर हमारे पास आ जाता है। अब चूंकि एंड वन है तो इसलिए हम लोगों ने लिख लिया P1 इज इक्वल टू F1/A1। ये वाली चीज हमारे पास जो है ना वो आ गई। प्रेशर के लिए P1 इज इक्वल टू F1/A1 एंड वन। हमने फोर्स की इक्वेशन निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फोर्स बन जाएगी F1 इज इक्वल टू एरिया दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A1। हम लोग यहाँ पे भी मार्कर चूज कर लेते हैं एक। सो एंड वन पे जो फोर्स लग रही है वो उसको हम लिख सकते हैं P1/A1 प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया A1। अगर देखें एंड वन पे फोर्स भी लग रही है और ये फ्लूइड जो है वो डिस्टेंस भी तय कर रखा है। अगर फोर्स लग रही है, डिस्टेंस तय हो रखा है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमारे पास वर्क डन जो है ना वो हो रहा है। ओके, तो हम लोगों ने फिर वर्क डन कैलकुलेट किया जी फ्लूइड पे कितना हो रखा है। W इज इक्वल टू F डॉट डी होता है ना, तो यहाँ पे W1 इज इक्वल टू F1 डॉट, डिस्टेंस को हमने डेल्टा x1 बोल लिया। डॉट को ओपन करेंगे F1 डेल्टा x1 इंटू कॉस थीटा 1। जो एंड वन है ना उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ठीक है, कॉस थीटा 1 को हमने 0 पुट किया तो W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1 कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 1 हो गया, हमारे पास सिर्फ W1 की वैल्यू निकल आई F1 इंटू डेल्टा x1। ठीक है, एंड वन के लिए W हमने कैलकुलेट किया। अब F1 टू डेल्टा x1, F1 की पहले हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है ना कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये जो इक्वेशन 1 बनी है वर्क के लिए F1 डेल्टा x1, इसमें हम लोगों ने F1 की वो वाली वैल्यू पुट की कि F1 की जगह पे आ गया P1/A1 और साथ ये डेल्टा x1। ये था जी वर्क डन एंड अपर एंड के लिए, जो पहला एंड है। अब दूसरे एंड के लिए देखते हैं फॉर लोअर एंड। लोअर एंड के लिए भी अगेन मैंने प्रेशर के लिए इक्वेशन लिखी। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया A2। तो यहाँ से फोर्स बन गई हमारे पास N2 के लिए F2 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय A2। फोर्स हमारे पास मौजूद है, N2 पे भी फ्लूइड डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, मूव कर रखा है, तो वर्क डन फॉर N2 W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2। हाँ,
अब यहाँ पे जो है ना अगर मैं देखूं फोर्स को, तो ये फ्लूइड क्योंकि बाहर बाहर वाला जो फ्लूइड है ना, अब इनसाइड वाले फ्लूइड पे फोर्स लगा रखा है। जब अंदर वाला फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो बाहर वाला फ्लूइड इस पे फोर्स लगा रखा है। एंड टू के लिए फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो ये है, और फ्लूइड सामने की तरफ मूव कर रहा है डेल्टा एक्स। सो एंड टू के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू, ये देखें अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी हमारे पास। वही लिख लिया जी, F2 डेल्टा एक्स टू डब्ल्यू, F2 डेल्टा एक्स टू, इसको ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो cos थीटा 2, एंड टू के लिए थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। मैं जब यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करूंगा, W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा x2 cos 180। सबको पता है cos 180 की वैल्यू होती है -1, सही। तो ये माइनस हमारे पास जो W2 है वो बन जाएगा माइनस F2 डेल्टा x2, ये वाली चीज होगी। ठीक पहले की तरह F2 की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी P2 A2, तो हमारे पास वर्क डन फॉर द सेकंड एंड बन गया -P2 A2 इंटू डेल्टा x2 इक्वेशन 4। एंड 1 पे कुछ वर्क हो रखा है जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 से हमें पता चला जी एंड 1 पे इतना वर्क हो रखा है। इक्वेशन 4 से हमें पता चला कि एंड 2 के ऊपर कितना जो है ना वो वर्क हो रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग दोनों चीजों को ना आपस में ऐड कर लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। सो डब्ल्यू नेट टोटल के लिए हम लोगों ने दोनों को ऐड किया, W1 और W2, तो हमारे पास टोटल वर्क डन बन गया P1 A1 इंटू डेल्टा x1, ये W1 प्लस ये माइनस के साथ दूसरे की हम लोगों ने ना W2 की वैल्यू पुट की, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 में आ गया कि इतना नेट वर्क जो है ना वो हमारे पास नेट टोटल वर्क जो है वो हो रहा है। अब ना डेल्टा x2 की जगह पे मैंने वेलोसिटी को काउंट करना है, देखिए। तो फिर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर टी। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू बन गई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमारे पास टोटल वर्क डन था। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आता है। इक्वेशन 5 में जब ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे, डेल्टा x1 की जगह पे v1 इंटू टी और डेल्टा x2 की जगह पे v2 इंटू टी। टाइम दोनों के लिए सेम है, इसलिए टाइम के साथ 1 या 2 नहीं लिखेंगे। तो इक्वेशन 5 हमारे पास बन जाएगी आफ्टर इंसर्टिंग द वैल्यूज P1 A1 V1 इंटू टी माइनस P2 A2 V2 इंटू टाइम टी। ये वाली चीज इक्वेशन 6 हमारे पास ये चीज बन गई ना। तो ये हमने वर्क निकाला ये वाली चीज। फिर ना थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने देखा कि उसको लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दोनों तरफ इक्वेशन के जो है ना हम लोगों ने टाइम से मल्टीप्लाई किया। जब दोनों तरफ इक्वेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा A1 V1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू A2 V2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये चीज वॉल्यूम की इक्वल होती है। कैसे, ये मैंने नीचे बताया हुआ है। देखें, जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम ये तो डिस्टेंस दे देता है ना दोनों पे। वेलोसिटी और टाइम ये डिस्टेंस है, और जब भी हम लोग एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें इन दोनों को, तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फॉर ए सिलेंडर या पाइप के लिए, ठीक है। तो मैंने यही किया कि दोनों जगहों पे जो है ना कह लें कि A1 V1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये भी वॉल्यूम के इक्वल है, ये वाली चीज भी वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि ये वाली चीज वॉल्यूम के इक्वल हमने प्रूव की है ना अभी। तो अब इक्वेशन 6 में ना ये वाली जो चीज है A1 V1 इंटू टी, ये भी वॉल्यूम के इक्वल हमारे पास बन गया। A1 A2 V2 इंटू टी, ये भी V के इक्वल बन गया। तो इक्वेशन 6 में ना ये वाली चीजें रखी, तो इक्वेशन 6 मॉडिफाई होके बन गई हमारे पास P1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम है, दोनों तरफ से हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हमारे पास वर्क बन गया W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम V, इक्वेशन 8। अच्छा, इक्वेशन 8 के बाद अब हम लोग ना वॉल्यूम की वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करने के लिए हमने डेंसिटी की इक्वेशन लिखी। डेंसिटी जो है वो हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम बन गया वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट की, ठीक है, यहाँ पे, तो वो m ओवर रो आ गया। तो इक्वेशन 8 में हमारे पास बन गया टोटल वर्क डन जो है वो बन गया P1 माइनस P2 मैस डिवाइडेड बाय
डेंसिटी। ये जी इतना वर्क हो रहा है उस फ्लूइड के ऊपर जो पाइप के इनसाइड में मौजूद है। अच्छा, जब ये वर्क हो रहा है तो इसके वर्क के होने से फ्लूइड की जो है ना एनर्जी, उसमें कुछ चेंज आ रहा है। इस वर्क की वजह से जो पाइप के अंदर फ्लूइड है ना, उसकी इस वर्क का कुछ हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ हिस्सा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो रहा है। ये जो वर्क हो रहा है, इस वर्क जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला, इस वर्क का कुछ हिस्सा जो है उसकी वजह से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और कुछ वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा। ये लिखा हुआ है, ए पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड ए पार्ट इज यूज्ड इन चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो देख लेते हैं जी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज निकालने के लिए वही पुराना फार्मूला ही यूज किया कि फाइनल चीज में से हम लोग इनिशियल निकालने लगे हैं। ठीक है, तो फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर एंड की फाइनल होगी वैल्यूज और अपर एंड की इनिशियल वैल्यूज होंगी। ये मैंने जैसे ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आप लोग ये लिखोगे नहीं, सिर्फ समझने के लिए था। सही हो गया। तो फाइनल जो है वो दूसरे एंड के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास लोअर एंड के लिए बन गई ना हाफ एम वी टू का स्क्वायर, और अपर एंड के लिए बन गई हाफ एम वी वन का स्क्वायर। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। ये था जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी हम लोगों ने निकाल लिया कि लोअर एंड की पोटेंशियल एनर्जी माइनस अपर एंड की पोटेंशियल एनर्जी, लोअर एंड की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस अपर एंड की एम जी एच वन। अच्छा, इतना जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, इतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। तो टोटल चेंज निकालने के लिए हम दोनों को ऐड अप कर देंगे। हमारे पास टोटल चेंज एनर्जी में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो ये इतनी इक्वेशन जो है ये बता रही है काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और ये इक्वेशन बता रही है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। ओके, इतना टोटल जो है ना वो एनर्जी चेंज हो रही है। एनर्जी में टोटल चेंज हमने फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों ने टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। इक्वेशन 9 जो है ये हमें बता रही है टोटल वर्क कितना हो रखा है। इक्वेशन 11 हमें बता रही है कि एनर्जी में कितना चेंज है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने एक पढ़ा था, उसके मुताबिक ये जो एनर्जी में चेंज है ना, ये वर्क डन के इक्वल होता है। हम जितना हम फ्लूइड जो है ना वो वर्क कर रखा है, उतनी ही एनर्जी में चेंज जो है ना यहाँ पे ऑब्जर्व करने को हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोगों ने यही किया कि वर्क जो है ना, ये देखें, वर्क को हम लोगों ने टोटल वर्क को टोटल चेंज इन एनर्जी के इक्वल रख लिया। तो ये वर्क हमारे पास था P1 माइनस P2 मैस ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू, और टोटल चेंज इन एनर्जी जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। देखें सारी टर्म्स में एम आ रखा है, इस तरफ भी एम मौजूद है। तो पहले एम का काम जो है ना वो साइड पे उसको करते हैं। एम को खत्म करने के लिए हमने इक्वेशन को दोनों साइड से एम पे डिवाइड कर दिया। जब एम पे डिवाइड करेंगे तो सारी टर्म्स के साथ से एम जो है वो गायब हो गया। एम के बगैर मैंने टर्म्स ये लिख ली यहाँ पे। अब ये जो नीचे रो डिवाइड हो रखा है ना, इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ करोगे आप उसी टाइप की। तो मैंने इसको लिख दिया कि सारी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर देगा। सिंपली ये वाला रो जो है ये दूसरी साइड पे जाके सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हमारे पास बन गया, इस तरफ सिर्फ बच गया ना P1 माइनस P2, और रो जो है बाकी हर एक टर्म में आपको जो है ना वो नजर आएगा। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस हाफ, सो प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। इस चीज को हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया ना। रीअरेंज मतलब कि जिनके साथ 1 1 लिखा हुआ है ना, एंड 1 के लिए क्वांटिटीज को हम लोगों ने एक साइड पे कर लिया, और एंड 2 जो है उसके लिए क्वांटिटीज को हम लोगों ने दूसरी साइड पे कर लिया। सो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये जी हमारे पास जो फॉर्म बन गई है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्नालिस इक्वेशन। इसमें ये लिखा हुआ है ना P1 प्लस हाफ रो V1 का स्केल प्लस रो GH1 इज इक्वल टू रो P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केल प्लस रो GH2 इज इक्वल टू प्लस P3 प्लस हाफ इज इक्वल टू के बाद आएगा ना P3 प्लस हाफ रो V3 का स्केल प्लस रो GH3 प्लस सो वन, ये वाली चीज। और ये वाली सारी चीज ना एक कांस्टेंट के इक्वल हम लोगों ने फिर लिख ली हुई है यहाँ पे। तो ये वाली जो फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है P1 प्लस हाफ
रो V1 का स्केल प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केल प्लस रो GH2। इसको हम लोग नाम दे देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। मैं एक मरतबा क्विक ओवरव्यू आप लोगों को देने लगा हूं कि याद हम लोगों ने किस तरह से इस चीज को रखना है। ठीक है जी। पहले दो चीजें हमने इसमें की है, मेन पॉइंट्स। पहले हम लोगों ने टोटल वर्क निकाला कि टोटल वर्क जो है फ्लूइड की वजह से पाइप के अंदर जो बाहर जो फ्लूइड है उसकी वजह से पाइप के अंदर फ्लूइड में पाइप के अंदर मौजूद फ्लूइड पे टोटल कितना वर्क हो रहा है, पहले ये कैलकुलेट किया। और फिर हमने कैलकुलेट किया था कि वर्क की वजह से एनर्जी में टोटल कितना चेंज आ रहा है, दोनों चीजों को इक्वल किया था हमने। लेकिन जी वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम जो है ना वो कुछ स्टेप्स करेंगे कि अपर एंड के लिए भी और लोअर एंड के लिए भी। पहला स्टेप ये है कि हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला प्रेशर का, पहला स्टेप ये है कि प्रेशर का फार्मूला यूज करके हम लोग फोर्स निकालेंगे। जब फोर्स आ जाएगी तो फिर वर्क का फार्मूला लगा के हम लोगों ने वर्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं थीटा वगैरह का। तो एंड वन के लिए हमारे पास वर्क निकल आया, ये फार्मूला एफ की वैल्यू पुट करने के बाद ये वर्क निकल आया। इसी तरह से एंड टू के लिए भी हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की और कुछ कैलकुलेशन के बाद एंड टू का वर्क भी हमारे पास ये जो है ना आ गया। एंड वन का वर्क पॉजिटिव है, एंड टू का वर्क नेगेटिव है। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोगों ने दोनों चीजों को ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 5 जो है ना ये बन गई। अच्छा, मजीद चीज देखते हैं जी। अब डेल्टा एक्स को जो है ना हम लोगों ने वैल्यू पुट की वेलोसिटी और टाइम की टर्म में। सही है, इतना काम करने के बाद हम लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी की टर्म में। तो जब वेलोसिटी की टर्म में वैल्यू पुट की हम लोगों ने, ये देखें एंड वन के लिए और एंड टू के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन 5 मॉडिफाई होके इक्वेशन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, इक्वेशन नंबर 6 में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया और कहा कि अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें ना तो ये दोनों चीजें वॉल्यूम की इक्वल हो जाती हैं। आपको पता है कैसे वॉल्यूम की इक्वल होती हैं? देखें, ये वेलोसिटी और टाइम जो है ना, वेलोसिटी और टाइम ये तो डेल्टा एक्स के इक्वल होता है ना, डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम। तो डिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो ये वाली जो चीज है ना A1V1 × T, इसको हम लोगों ने अलग अलग वॉल्यूम के इक्वल रख लिया। अगर मैं इक्वेशन 6 में A2V2 × T इसकी जगह पे भी वॉल्यूम लिखूं, A1V1 × T इसकी जगह पे भी वॉल्यूम लिखूं, तो मेरे पास इक्वेशन 8 बन जाती है। अब इक्वेशन 8 अभी काम खत्म नहीं हुआ वर्क निकालने का। तो वर्क को फाइनलाइज फॉर्म देने के लिए अगेन हम लोग वॉल्यूम को ना डेंसिटी की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला हमने बनाया, डेंसिटी का फार्मूला लिखा, वहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, मैस ओवर रो। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 8 में पुट की तो हमारे पास वर्क की फाइनल फॉर्म जो है ना वो बन गई। 3-4 स्टेप्स किए हमने। पहले हमने प्रेशर के फोर्स का फार्मूला लिखा, फिर फोर्स का जब फोर्स फाइंड आउट कर ली तो फिर हम लोगों ने वर्क का फार्मूला लिखा, फिर वर्क के फार्मूलास में हम लोगों ने जो है ना वो कह लें कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की VT। तो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज की थी। ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके हमारे पास वर्क की फाइनल फॉर्म जो है वो इक्वेशन 9 की फॉर्म टर्म में बन जाएगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू भी पुट की। अब आ जाते हैं जी कि चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके, तो टोटल चेंज निकालने के लिए दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल चेंज इन एनर्जी आ गया। टोटल चेंज इन एनर्जी को हम लोगों ने इक्वल रख लिया वर्क डन के। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी, ये वाली इक्वेशन हमें बता रही है। फिर दोनों तरफ से हम लोगों ने पहले एम से डिवाइड करके मैथ खत्म किया, फिर रो जो है वो जो है ना उससे मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस समझ लेना, ये एम जो है वो ऊपर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी तरफ पे, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज इस तरह से किया कि जिनके साथ 1 1 लिखा हुआ है वो सारी क्वांटिटीज एक तरफ आ गई, जिनके साथ 2 2 लिखा हुआ है वो वाली सारी क्वांटिटीज दूसरी तरफ हम लोग जो है ना वो ले गए हैं। तो ये वाली चीज है बर्नौलीज इक्वेशन। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। आप लोग इसकी अगर
3 to 4 टाइम प्रैक्टिस इंशाल्लाह करोगे ना, तो ये चीज़ जो है, बल्कि ज़्यादा मत पाओ, एटलीस्ट 5 टाइम्स आप लोग इसको खुद बाय हैंड लिख के देखोगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आप लोगों को ना याद हो जाएगी। मेन मेन स्टेप्स जो है ना वो आप जो है ना माइंड में रखें कि हमने ये टारगेट इसमें अचीव करने हैं। जिस तरह से मैं तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे, फिर फोर्स से हम लोगों ने वर्क निकाल लिया, फिर वर्क में डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी। ठीक है, वो दोनों के करने के बाद जो है ना, वो ऐड करने के बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम लोगों ने पुट की थी टोटल वर्क के लिए। फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करने के बाद हम लोग जो हैं उसको वॉल्यूम में कुछ टर्म्स को लिख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 8 बन गई थी। फिर वॉल्यूम की वैल्यू हम लोगों ने डेंसिटी के फार्मूला से निकाल के रखी, तो इक्वेशन 9 बन गई। फिर चेंज इन का एनर्जी से हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, फिर दोनों चीज़ों को इक्वल किया, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसकी कुछ फाइनल फॉर्म जो है ना वो आ गई है। चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको जो है ना वो लाजमी जो है वो लर्न करें।